नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बारे में। और जिस तरीके से वो इस्तीफा हुआ, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि धनखड़ साहब ने वाकई में अपने सेहत के कारण इस्तीफा दिया है। क्योंकि जो आदमी दिन भर सदन की कार्रवाई में एक्टिव रहा, वो शाम होते होते ऐसा क्या हो गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर अचानक से सेहत खराब हुई होती तो पहले वो डॉक्टर के पास जाते, ना कि राष्ट्रपति भवन जाके अपना इस्तीफा थमाते। अब इसको लेके बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी धनखड़ साहब से काफी नाखुश रहने लगे थे और कुछ ऐसे डिसीजन धनखड़ साहब ने लास्ट में ले लिए, जिसका कल्मिनेशन पॉइंट ये हुआ कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। तो धनखड़ साहब के इस्तीफे से रिलेटेड जो सबसे क्रेडिबल जानकारी आ रही है, आइए आज उस पर बात करते हैं। दोस्तों, धनखड़ साहब का इस्तीफा एक सामान्य घटना नहीं है। दरअसल ये हमारे लोकतंत्र के मौलिक स्वरूप और सत्ता के दोहरे चरित्र के बीच की खाई को दर्शाता है। एक फ्रेज होता है, शायद आपने सुना हो, रेड टेपिज्म। जब आप कभी किसी सरकारी काम को कराने जाते हैं, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, तो उस समय कभी आपने फील किया होगा कि जो काम बहुत आसानी से भी हो सकता है, सरकारी चीजों में उसमें इतनी कवायद होती है, इतना घुमाव होता है कि आप कहते हो कि यार ये काम तो आसानी से हो सकता था। तो वही जो घुमाव होता है ना, उसी को रेड टेपिज्म कहते हैं। पर जिस तरीके से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि भारत में जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है, वो खत्म हो गया है। क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने तत्काल उसे स्वीकार भी कर लिया, मतलब आप समझो रात में ही स्वीकार भी हो गया। और गृह मंत्रालय द्वारा रात में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया। इतनी तेज जो ये सरकारी प्रक्रिया पूरी हुई है ना, ये दिखाता है कि अगर ऊपर वाला आपसे नाखुश है, ऊपर वाला मतलब जो सत्ता में सबसे ऊपर बैठा है, तो वो यूं चुटकी बजा के आपको हटा सकता है। और खुश है तो कहां पहुंचा सकता है, ये तो आप धनखड़ साहब के कैरियर से ही देख सकते हो। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि खुशी नाखुशी में बदल गई, और नाखुशी इतनी बढ़ गई कि धनखड़ साहब को अपना पद छोड़ना पड़ा। क्योंकि धनखड़ साहब मोदी जी के बहुत पसंदीदा लोगों में से एक हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल में जब वो राज्यपाल थे, और जो 2 साल का लगभग उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, कभी भी उन्होंने मोदी जी की लाइन से अलग लाइन नहीं रखी। विपक्ष के बीच हमेशा उनकी एक विवादित छवि रही है कि वो सरकार के पक्ष को तो राज्यसभा में बोलने का मौका देते हैं, लेकिन विपक्ष की बातें हमेशा दबाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे धनखड़ साहब के इस रुख में थोड़ा परिवर्तन भी देखा गया, और उन्होंने सरकार के कुछ फैसलों से स्पष्ट असहमति भी जताई। लेकिन जो टकराव का मूल विवाद शुरू हुआ, वो शुरू हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव से, जिसे 63 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में दिया, और धनखड़ साहब ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब कुछ रिपोर्ट्स, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मानना यह है कि सरकार दरअसल चाहती थी कि जिस तरीके से लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग जो है उसका प्रस्ताव सरकार लेके आई है, उसी तरीके से राज्यसभा में भी सरकार ही लेके आएगी। लेकिन धनखड़ जी ने बिना सरकार की सहमति के, बिना मोदी जी से पूछे, विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और ये चीज बीजेपी में बहुत अनयूजुअल है कि आप एक पद पे बैठे हो, और जिस आदमी ने आपको उस पद पे बैठाया है, उससे बिना कुछ पूछे आपने अपने विवेक से कैसे कुछ कर लिया। सवाल यहाँ पे सही गलत का नहीं है, सवाल ये है कि आपने खुद से फैसला कैसे ले लिया। और कहते हैं कि यही फैसला धनखड़ जी के ताबूत की आखिरी कील बन गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मोदी जी और अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। और उनकी नाराजगी का अंदाजा इस बात से आप लगाओ कि रात को 9 बजे बिना राष्ट्रपति को कोई पूर्व सूचना दिए धनखड़ साहब सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, वहां पे अपना इस्तीफा दे देते हैं। आप सोच के देखो, अगर नॉर्मल परिस्थितियां होती तो क्या इस्तीफा सुबह में नहीं दिया जा सकता था? एक आदमी जो ये दावा कर रहा है कि उसकी सेहत नहीं सही है, वो रात को 9 बजे केवल इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन जाएगा, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी औपचारिक प्रोटोकॉल के। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि धनखड़ जी के ऊपर अंदर से कितना ज्यादा दबाव बनाया गया होगा, जिससे शारीरिक नहीं तो राजनीतिक सेहत तो उनकी खराब हो ही गई थी। क्योंकि ये खबर शायद उन तक भी पहुंच चुकी थी कि सत्ता पक्ष खुद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। कई सांसदों से तो सादे कागज पे साइन तक करवा लिए गए थे, और बाद में बस उसमें राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव जोड़ना बाकी था। इसलिए धनखड़ साहब ये बात समझ चुके थे कि या तो अब उन्हें बेइज्जत करके निकाला जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, या तो फायदा इसी में है कि खुद ही हट जाएं। और कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही है कि उन्हें धमकी भी दी गई कि यदि आप इस्तीफा नहीं दोगे तो पुराने मामलों को उखाड़ के कार्रवाई भी हो सकती है। और धनखड़ साहब इतने दिन से भाजपा के इतने करीब हैं, तो ईडी सीबीआई कैसे काम करती है, उसका कितना डर होगा, ये तो वही जानते होंगे। और ऐसी ही परिस्थितियों में धनखड़ साहब ने आत्मसमर्पण किया होगा। क्योंकि अभी 10 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, जेएनयू के एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अभी वो अपना कार्यकाल 2027 तक पूरा करेंगे, उसके बाद कहीं रिटायर होंगे, अनलेस कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए। तो हम तो इसको एक डिवाइन इंटरवेंशन ही मान रहे हैं, क्योंकि नियत का ही सब खेल है। देखो, हुआ क्या है कि धनखड़ साहब ना शुरू से ना तो बीजेपी के रहे, ना तो ये बचपन से कोई मोदी जी की तरह आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। पहले ये समाजवाद से जुड़े थे, बाद में कांग्रेस में गए, और फिर जाके ये बीजेपी में गए। तो भले आज काफी लंबे समय से उनकी कमर जो है वो मोदी जी के सामने झुकी रहती थी, पर जब अंदर का कभी कभी समाजवाद या कांग्रेसी जागता होगा, थोड़ा बहुत सीधा होने की कोशिश किया होगा, और सरकार का पूरी तरीके से रबर स्टैंप बनने से मना किया होगा,
वहीं से उसी दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। और आपको याद होगा धनखड़ साहब काफी मुखर टाइप के आदमी हैं। जब ये जस्टिस वर्मा वाला केस हुआ था सबसे पहले उन्होंने इस पे टिप्पणी की थी कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इतना ओपनली सरकार के और किसी मंत्री या कोई बड़े चेहरे का आपने जस्टिस वर्मा के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना होगा। और जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेके अभी सरकार थोड़ा टाइम चाहती थी। उसका रीजन ये था कि विपक्ष जो है वो जस्टिस वर्मा के साथ साथ जस्टिस शेखर यादव को भी इस महाभियोग में शामिल करना चाहता था। उन्होंने जो विवादास्पद बयान जो है मुसलमानों को लेकर और मेजॉरिटी जो चाहेगी वही होगा, ये सब लेके जो उन्होंने बोला था उसकी वजह से विपक्ष उनके ऊपर भी महाभियोग लाना चाहता था। अब सरकार ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसके जो कट्टर सपोर्टर हैं, जो ट्रोल हैं, वो तो फिर मोदी जी पे ही भड़क जाते कि बताओ आप जस्टिस शेखर यादव पे केस कर रहे हो, जो मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो चाहेगी इस देश में वही होगा। और ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव सर पे है और सरकार एसआईआर से लेके ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर हर तरफ से घिरी हुई है, तो धनखड़ साहब की इस एक्स्ट्रा सक्रियता ने सरकार को एक और फ्रंट से खोल दिया। क्योंकि सरकार जो है वो शेखर यादव पे कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन वर्मा पर मामला अगर आगे बढ़ेगा तो यादव को भी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि धनखड़ साहब ने न केवल विपक्ष का एक प्रस्ताव स्वीकार किया था बल्कि पूरे सत्ता का समीकरण ही असंतुलित कर दिया। और मोदी जी को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई। और इस नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा लो कि धनखड़ जी ने इस्तीफा रात में दिया। ना रात में कोई ट्वीट मोदी जी ने किया, ना दिन में सुबह में किया। दोपहर में करीब इस्तीफा देने के 18 घंटे बाद उन्होंने बहुत छोटी सी 2 लाइन लिखी। और ऐसा लग रहा था कि उस लाइन में भी धनखड़ जी को ये याद दिलाया जा रहा था कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया। मोदी जी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि श्री जगदीप धनखड़ जी हैज गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि मेनी अपॉर्चुनिटीज धनखड़ जी को दिया गया। तो ये अब तक की सबसे ठंडी विदाई थी। उत्साह बिल्कुल नहीं था, शब्दों में सम्मान नहीं था, बल्कि ऐसा भाव था कि इतनी अपॉर्चुनिटी तो आपको दी गई, अब आप और क्या चाहते हो। और शायद अब आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, यही धनखड़ साहब थे जिन्होंने मोदी जी को एक युग पुरुष कहा था। इनकी तुलना गांधी जी से की थी। इसी सदन में जब गुलाम नबी आजाद की विदाई हुई थी तब मोदी जी फूट फूट कर रोए थे, लेकिन इस बार बस एक ठंडी पोस्ट है और लंबा सन्नाटा है। ना तो संसद में कोई विदाई समारोह, ना ही उनको कोई खास सम्मान। जैसे एक अदृश्य आदमी थे धनखड़ साहब, जिनका जाना बस एक नोटिफिकेशन बनकर रह गया। धनखड़ जी ने जाते जाते बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम तो कर ही लिए। धनखड़ साहब पहले उपराष्ट्रपति बने हैं जिनके खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया। दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया। और इतिहास के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो अनसेरेमोनियसली हटा दिए गए हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी विदाई के, बिना किसी स्पीच के। अब मोदी जी आम चाहे जैसे खाते हो, काट के खाते हो या चूस के खाते हो, लेकिन उन्होंने धनखड़ जी को चूस के ही छोड़ा है। और ये घटना अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की भी स्वतंत्रता अब सत्ता के अप्रूवल पर निर्भर करती है? हालांकि इसका जवाब हम सभी को पता है, पर क्या सोचते हैं आप इस घटना के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और बताइए कि धनखड़ साहब के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं।